नारी उत्थान के बिना गुजारा नहीं। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। अविकसित पिछड़ी हुई स्थिति में पड़ी हुई नारी को योग्य बनाया जाए, उसकी प्रतिभा से वह लाभ उठाया जाए जिसके बिना सारी मनुष्य जाति की उन्नति का मार्ग ही रुका हुआ है। संपन्नता और खुशहाली पैदा करने के कई आधार कहे जाते हैं। कल कारखाने, कृषि फार्म, व्यापार संस्थान, यातायात के साधन आदि महत्वपूर्ण आधार माने जाते हैं। लेकिन यदि विकसित और योग्य नागरिकों को भी इसका आधार समझा जाए तो यह मानना ही पड़ेगा कि अकेले नर के बूते ही सब कुछ नहीं हो सकता। उसमें नारी का भी सहयोग चाहिए और समुन्नत हुए बिना नारी ऐसा सहयोग दे नहीं सकती। समाज में एक वर्ग को पिछड़ा बनाए रखना फायदे का नहीं, घाटे का सौदा है। पिछड़ा वर्ग समर्थ वर्ग के लिए हमेशा गले का पत्थर बना रहेगा। एक पिछड़ेपन से कराह रहा होगा और दूसरे की कमर दोहरा भार ढोने से टूट रही होगी। पिछड़ी नारी न घर परिवार के लिए उत्पादक होती है और न किसी दूसरे महत्वपूर्ण कार्य में हाथ बटा पाती है। जल्दी जल्दी बच्चे पैदा होने से एक ओर उसका स्वास्थ्य चौपट होता है तो दूसरी ओर परिवार की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा जाती है। छोटे घरों के पिंजड़े में पर्दे के अंदर कैद रहने वाली स्त्री का स्वास्थ्य खुली हवा और रोशनी के अभाव में बिगड़ जाना बिल्कुल स्वाभाविक है। शरीर जर्जर, मानसिक रूप में पिछड़ी हुई, अनुभवहीन, अंधविश्वासों से जकड़ी हुई, बच्चों के भार से लदी हुई, सताई हुई और अपमानित आज की नारी अपने लिए और अपने समाज के लिए भार बनकर ही रहेगी। जिनने उसका पिछड़ापन दूर करने की कोशिश नहीं की वे ही इसका नुकसान उठाएंगी। पर्दा प्रथा विवेकपूर्ण नहीं है, मगर उस समय तो अविवेक की हद ही हो जाती है जब पर्दा अपने ही माता पिता के समान अभिभावकों से किया जाता है। ससुर पति का पिता वधू के लिए अपने निज के पिता से भी अधिक पूज्य है। उम्र और भावना की दृष्टि से ससुर और पुत्र वधू के बीच सगे बाप बेटी से भी अधिक पवित्र संबंध होने चाहिए। पति के बड़े भाई, जेठ आदि के संबंध भी इसी प्रकार के होते हैं। सास से पर्दा तो और भी विचित्र है। नारी को नारी से पर्दा किस लिए करना चाहिए? माँ बेटी के बीच, पिता पुत्री के बीच पर्दा कैसा? इससे तो उनके बीच विचारों का आदान प्रदान ही रुक जाता है। कोई किसी से मन की बात कह भी नहीं पाता। पर्दा प्रथा के कारण संकोच की ऊंची दीवार खड़ी रहने से तो अपने ही परिवार के व्यक्ति एक दूसरे के साथ एक ही घर में रहते हुए भी पड़ोसी अनजान जैसी स्थिति में ही बने रहते हैं। दुराव छिपाव की जरूरत तब पड़ती है जब कोई ऐसी स्थिति सामने हो जिसे उचित नहीं समझा जाता। चोर डाकुओं से जो विश्वास के योग्य नहीं है, ऐसे लोगों से असलियत छिपाकर रखी जाती है। जीवन की लज्जाजनक घटनाओं पर पर्दा डाल देते हैं ताकि उन्हें जानने पर लोगों की घृणा न उभरे। मल मूत्र कूड़ा कचरा ढक कर रखते हैं ताकि उनकी दुर्गंध उड़कर लोगों का मन खराब न करे। अनैतिक काम, अपराध, अश्लील आचरण भी पर्दे के पीछे किए जाते हैं। मरे मुर्दे पर कफन डाल दिया जाता है ताकि उसकी बिगड़ी हुई सूरत देखकर डर न लगे। फांसी लगाते समय कैदी का मुंह ढक दिया जाता है। डाकू भी नकाब पहनकर हमला करते हैं ताकि वे पहचाने न जा सके। नारी को न जाने इनमें से किसके स्तर के बराबर समझा गया है और उसे पर्दे में मुंह छिपाकर रहने की आज्ञा दी है। नारी पर ऐसे प्रतिबंध क्यों लगे हैं? कोई व्यक्ति यदि इसका उचित कारण विवेक से सोचना चाहे तो दो ही अंदाज लगाए जा सकते हैं। एक तो यह कि अपने समाज का पुरुष वर्ग इतना चरित्र भ्रष्ट है कि उसके आगे मुंह खोलकर रहना खतरे से खाली नहीं है। दूसरा यह कि नारी थोड़ी भी विश्वसनीय नहीं है। वह पर्दे की जंजीरों में जकड़े बिना चरित्रनिष्ठ नहीं रह सकती। यह दोनों ही आशंकाएं हमारे आचरण पर कलंक की कालिख
पोतती हैं। एक सभ्य परिवार में माता पिता, भाई बहन, छोटे बड़े, वयस्क, प्रौढ़, किशोर सभी आयु के नर नारी होते हैं। वे पूर्ण सुरक्षा और निश्चिंतता पूर्वक रहते हैं। शालीनता के रहते किसी प्रकार के पर्दे की जरूरत नहीं पड़ती। पर्दे का बंधन दुराचार रोक सकता है, यह सोचना बेकार है। मनुष्य का शरीर ही कपड़े से ढका जा सकता है, उसकी नीयत नहीं ढकी जा सकती। मनुष्य की चतुरता का कोई ठिकाना नहीं है। कैदी जेल से सुरंगें खोदकर भाग निकलते हैं। पॉकेट मार भरी भीड़ में अपना कर्तव्य दिखाते हैं। लोहे के पिंजड़े में हाथ पैर बांधकर और मुंह तथा आंखों पर पट्टी बांधकर किसी को बंद कर दिया जाए तो बात दूसरी है। नहीं तो अपराध करने वाला व्यक्ति अपने साथी हर स्थिति में ढूंढ लेते हैं या पैदा कर लेते हैं। मन काबू में न हो तो बाहरी रोकथाम एक बहुत छोटी सीमा तक ही काम कर पाती है। सच्चाई यह है कि जिन देशों और जातियों में पर्दे का रिवाज अधिक है, उनमें दुराचार भी उतना ही बढ़ा चढ़ा है। पर्दा अनाचार की रोकथाम के लिए किया जाता है। यदि यह बात मान भी ली जाए तो फिर उसकी व्यवस्था नारी से भी अधिक कड़ाई से नर के साथ होनी चाहिए, क्योंकि घर से बाहर स्वच्छंद फिरने के कारण उसी के द्वारा गड़बड़ी होने का खतरा अधिक है। उच्छृंखलता में सदा पुरुष ही आगे रहता है। स्पष्ट है कि पर्दे के पक्ष में कोई उचित तर्क या कारण नहीं है। उससे हानियां अनेक हैं। नारी के शारीरिक स्वास्थ्य, मस्तिष्क के विकास और व्यवहार में अनुभव बढ़ाने के लिए पर्दा जैसी निरर्थक बीमारी को जितनी जल्दी हो सके दूर कर दिया जाना चाहिए। एक और बहुत ही दुखदाई मान्यता यह है कि पुरुष नारी के साथ चाहे जैसा व्यवहार कर सकता है। आज भी छोटी छोटी सी बातों पर हमारे घरों में स्त्रियों के साथ मारपीट की जाती है। मनुष्य द्वारा मनुष्य के प्रति ऐसा व्यवहार पशुता का सूचक है। सभ्य देशों की तो अदालतों से भी कोड़े मारने का दंड उठा दिया गया है। स्कूली बच्चों को मारना अध्यापकों के लिए अपराध है। पशुओं को सताना भी अब दंडनीय अपराध गिना गया है। पशु का अपराध नहीं, लेकिन जीते जी उसे सताना, उनके लिए क्रूरता का व्यवहार करना कानून के खिलाफ है। किसी जमाने में बड़े बूढ़े लोग बड़ी उम्र के लड़कों की भी मारपीट किया करते थे। अब सामान्य रूप से लोगों की स्वाभिमान की भावना बढ़ी है और जवान लड़के अभिभावकों की मारपीट या गाली गलौज का खुला विरोध करने लगे हैं। स्वाभिमान के साथ रहना मनुष्य का स्वभाव है, उसे सुरक्षित ही रखा जाना चाहिए। नारी होना ऐसा अपराध नहीं है जिसके कारण उसके स्वाभिमान को ताक पर रख दिया जाए और उसके साथ मनमाना भोड़ा व्यवहार किया जाए। आज भारत में नारी की वर्तमान स्थिति देखकर किसी भी भावनाशील के दिल पर गहरी चोट लगती है। प्रश्न उठता है कि नारी को इस तरह सताने से नर को क्या लाभ मिला? उसे असहाय बनाकर किसने क्या पाया? घर परिवार के लोगों को इससे क्या सुविधा बढ़ी? पति को उससे क्या सहयोग मिला? बच्चे क्या सुरक्षा पा सके? देश की अर्थव्यवस्था और सामाजिक प्रगति में पिछड़ी नारी ने क्या योगदान दिया? स्वयं नारी जीवन का क्या आनंद पा सकी? इन प्रश्नों पर विचार करने से लगता है कि नारी को सताकर, नीचे गिराकर, बंधनों में बांधकर उपेक्षित रखा जाना किसी प्रकार उचित नहीं है। समय पूछता है कि इस अनुचित को कब तक सहन किया जाएगा और कब तक उसे इसी तरह चलने दिया जाएगा। आइए हम और आप मिलकर लोक शक्ति का आवाहन करें। नारी के बारे में जो सोचा जा रहा है, उसके साथ जो व्यवहार किया जा रहा है, उसे बदलने के लिए लोगों के दिमाग बदल दें। यदि जन साधारण का विवेक नारी के पतन की हानि और उत्कर्ष के लाभ को समझ सके तो कदम कदम पर उठ खड़ी होने वाली समस्याएं मिट जाएं और उज्जवल भविष्य के राजमार्ग पर चलते नए युग को धरती पर ला दिखाने का लक्ष्य निश्चित रूप से पूरा किया जा सकेगा। भगवती दुर्गा और पतित पावनी गंगा नारी की शक्ति
एवं पवित्रता का प्रतीक मानी जाती है। महालक्ष्मी का ही छोटा रूप गृह लक्ष्मी है। सुयोग्य नारी अभाव की स्थिति में भी अपने सद्गुणों से परिवार में इतनी सुख शांति बनाए रख सकती है जो बड़े बड़े धन संपन्न लोगों को भी नसीब नहीं हो पाती। नारी हर कदम पर पुरुष के लिए आवश्यक और उपयोगी है। माता के स्नेह सहयोग के बिना मनुष्य का अस्तित्व ही इस जगत में संभव न होगा। जगती से भी जननी बड़ी है। पत्नी के रूप में वह पति की अपूर्णता दूर करती है। बहन के रूप में सज्जनता और मर्यादा के प्रतिबंध लगाती है। बेटी बनकर भाव भरी कोमलता से मनुष्य की सहृदयता और सद्भावना को बनाए रहती है। नर का और नर के लिए भी सद्भाव सहयोग हो सकता है, पर नारी तो न केवल जीवन बल्कि जीवन को समृद्ध, सरल और सफल बनाने वाले सारे आधार ही उड़ेल देती है। व्यक्ति और समाज के बीच की कड़ी परिवार संस्था है। परिवारों के छोटे छोटे समूह मिलजुल कर ही समाज कहलाते हैं। छोटे छोटे अंगों से मिलकर शरीर बना है। उसी प्रकार समाज, देश और विश्व सभी का ढांचा परिवारों के समूह मिलकर ही खड़ा करते हैं। शरीर के छोटे छोटे कोशों में दोष आ जाने पर पूरे शरीर का ढांचा लड़खड़ाने लगता है। ठीक इसी प्रकार परिवारों की व्यवस्था और उनके आधार लड़खड़ाने लगें तो कोई भी देश या समाज अपनी शान बनाए नहीं रह सकता। परिवार संस्था वह धुरी है जो व्यक्ति और समाज दोनों को ही ऊंचा उठाती है। सभ्य परिवार के सुसंस्कृत वातावरण में पले हुए व्यक्ति के जीवन में कदम कदम पर हर कार्य में महानता की छाप मिलती है। वे स्वयं तो महान जीवन जीते ही हैं, अपनी संगति में आने वाले असंख्यों को ऊंचा उठाने में सहायक सिद्ध होते हैं। सैनिकों का जो स्तर होगा, सेना की शक्ति उसी हिसाब से होती है। परिवारों की स्थिति ही समाज को मिलती है। भ्रष्ट परंपराओं से घिरे हुए, ऊट पतांग रीति नीति अपनाकर दुख कष्ट में फंसे हुए परिवारों का समूह देश को हर दृष्टि से दुर्बल बनाता चला जाता है। यदि किसी समाज से राष्ट्र को मजबूत और उन्नतिशील बनाना हो तो परिवारों की इन इकाइयों को पहले संभालना होगा। जिस खदान में से नर रत्न निकलते हैं वह समुन्नत परिवार के अतिरिक्त और कुछ नहीं। कोयले की खदानें कोयला और सोने की खदानें सोना उगलती हैं। परिवार का स्तर गया गुजरा होगा तो उसमें पलने और बढ़ने वाले व्यक्ति भ्रष्ट और दुष्ट ही बनेंगे। सुसंस्कृत परिवार ही नर रत्नों को, महामानवों को गढ़ सकते हैं। नारी उत्थान के बिना गुजारा नहीं। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाले कल कारखाने और चलने वाले उद्योग देश के लिए हितकारी होते हैं, इसमें शक नहीं। लेकिन श्रेष्ठ नागरिक, प्रामाणिक व्यक्ति इन सबसे अधिक कल्याणकारी सिद्ध होते हैं। यदि किसी देश के नागरिक चरित्रवान, कर्तव्यपरायण, सद्गुणी, स्वस्थ और सज्जन हों तो तमाम अभाव होने पर भी वह मजबूत बना रहेगा और सम्मान पाता रहेगा। लेकिन अगर नागरिक शरीर और मन से कमजोर हों, उनके चाल चलन भ्रष्ट हों, तो उन्हें कितनी भी संपत्ति दे दी जाए, कितना ही पढ़ा लिखा दिया जाए, कितना ही योग्य बनाया जाए, वे अपने गिरे हुए स्तर के कारण समाज और राष्ट्र को कमजोर, बदनाम और खोखला ही करते रहेंगे। अच्छा चरित्र मनुष्यता की रीढ़ है। उसी के सहारे समाज में भी जीवन आता है। ऐसे चरित्र, स्वभाव और संस्कारों का विकास जिस वातावरण में होता है वह केवल परिवारों में ही मिलना संभव है। स्कूलों में तरह तरह की जानकारियां और कुशलताएं सिखाई पढ़ाई जाती हैं। विद्यालय हमें सुयोग्य बना सकते हैं, सज्जन नहीं। शालीनता, सज्जनता, सहृदयता जैसे मनुष्यता की शोभा बढ़ाने वाले सद्गुण सुसंस्कृत परिवारों के सुंदर वातावरण में ही सीखे सिखाए जा सकते हैं। विशेषज्ञ यह बताते रहे हैं कि गर्भ में
आने के दिन से लेकर 5 वर्ष की आयु पूरी होने तक बालक की अधिकांश संस्कार शिक्षा पूरी हो सकती है। गुण, कर्म, स्वभाव की पूंजी ही वह सच्ची संपत्ति है। उसके आधार पर व्यक्ति महान या ओछे स्तर का बनता है। रूप, धन और कला कौशल तो केवल ऊपरी शोभा श्रृंगार है। असली शोभा तो शारीरिक स्वास्थ्य ही होता है। सजावट तो उसे आकर्षक भर बना देती है। शक्ति का आधार तो खून है। वह जितना साफ और अधिक मात्रा में होगा, मनुष्य में उतनी ही शक्ति होगी। कोई व्यक्ति केवल धनी, विद्वान आदि होने भर से वजनदार नहीं बनता। उसका महत्व तो इस बात से आंका जाता है कि वह कितना प्रामाणिक है, उसका चरित्र कितना उज्जवल है, प्रतिभा कितनी प्रखर है। इस चरित्र निष्ठा के बीज बालक में 5 वर्ष की आयु तक बोए जा चुके होते हैं। पीछे तो उनका सींचना भर शेष रह जाता है। यह बीज जैसे होते हैं, समय पर उसकी फसल निकृष्ट या उत्कृष्ट व्यक्तियों के रूप में सामने आती है। स्कूल कॉलेजों में गणित, भूगोल, इतिहास, शिल्प, विज्ञान आदि विषय पढ़ाए जा सकते हैं, पर वहां व्यक्तित्वों के निर्माण का कोई साधन नहीं। अध्यापक लोग पौन घंटे के लेक्चर झाड़कर 9-2-11 होते हैं। विद्यार्थी घूम सकने के लिए इकट्ठे हुए पक्षियों की तरह चहचहाते, फुदकते हुए स्कूलों के प्रांगण में दिखाई पड़ते हैं और घंटी बजते ही जेल से छूटे कैदी की तरह अपने अपने घरों की ओर दौड़ पड़ते हैं। आज के विद्यालयों में ऐसी व्यवस्था नहीं बन पाती जो आदर्शवादी चरित्र निष्ठा को बोने, सींचने और उगाने बढ़ाने का काम कर सके। प्राचीन काल में गुरुकुलों की स्थिति दूसरी ही थी। वहां आचार्य वर्ग एक पारिवारिक वातावरण बनाता था। उन छात्रों को वहीं वर्षों तक लगातार रहना पड़ता था। उन परिस्थितियों में रहकर छात्र अपना व्यक्तित्व निखारते थे। इन गुरुकुलों में प्रवेश भी देख परख कर दिया जाता था। प्रवेश से पहले यह छानबीन की जाती थी कि छात्र किस वातावरण में जन्मा और बढ़ा है। प्रशिक्षक सोचते थे कि यदि निकृष्ट परिस्थितियों ने बालक की मनोभूमि में विकार पैदा कर दिए होंगे, तो बाद में दी जाने वाली गुरुकुल शिक्षा भी उतनी सफल न हो सकेगी। अधिक प्रभाव तो उस शुरू की शिक्षा का ही पड़ता है जो जन्म से लेकर 5 वर्ष की आयु तक पूरी हो जाती है। शिशु विज्ञान के जानने वाले सदा से यही कहते आए हैं कि बच्चों के व्यक्तित्व का विकास प्रधानतया घर की पाठशाला से ही होता है। इससे बढ़कर महत्वपूर्ण और कोई शिक्षण संस्था हो ही नहीं सकती। यदि हमें अपने देश और समाज को सुदृढ़, समुन्नत बनाना हो और हमें अपने देशवासियों को चरित्रवान एवं प्रतिभावान देखना हो, तो व्यक्ति और समाज को सबसे अधिक प्रभावित करने वाली परिवार संस्था को सद्गुणों और श्रेष्ठ संस्कारों से सजाना संवारना होगा। उसके वातावरण में से स्वार्थ भरी खींचतान और निरादर की भावना को हटाकर प्रेम पैदा करना होगा। अगर यह सच्चाई, यह तथ्य हमारी समझ में आ जाए, तो फिर यह स्वीकार करना कठिन न होगा कि यह कार्य जैसा होना चाहिए वैसा तो केवल नारी ही कर सकती है। परिवार का वातावरण नारी रूपी पुष्प की महक से ही महकता रहता है। कई फूल सुगंध युक्त होते हैं और कई घोर दुर्गंध फैलाते हैं। अपना बगीचा जिस तरह के फूल पौधे का होगा, उसकी महक उसी प्रकार की मिलेगी। गए गुजरे स्तर की नारी न तो परिवार का स्तर ऊंचा उठा सकती है और न उससे जन्मने, पालने एवं आश्रय पाने वाले व्यक्ति ही ऊंचे स्तर के हो सकते हैं। नारी की स्थिति के अनुरूप परिवार का वातावरण बनता है। उसी के अनुसार पलने वालों का स्तर ढलता है और इसी निर्माण का प्रभाव समूचे देश एवं समाज पर अपनी छाप डालता है। दूसरे शब्दों में नारी ही परोक्ष रूप से पूरे समाज पर छाई रहती है। उसे जिस भी स्थिति में रखा जाएगा, पूरा समाज निश्चित रूप से उसी स्थिति में दिखाई देगा। प्रकृति ने नारी को ही
गर्भ धारण करने की क्षमता दी है। उसका कुछ कारण है। मनुष्य केवल मांस, रक्त और हड्डी से ही नहीं बन जाता, उसे मानवीय गुण और संवेदना भी चाहिए। नारी के अंदर कोमलता, स्नेह, सज्जनता, सहृदयता जैसी वे दैवी प्रवृत्तियां हैं जिनसे मनुष्य में मनुष्यता पैदा हो सकती है। वह उन्हें बच्चों को भी देती है और उन्हीं भावना के धागों में परिवार के सभी सदस्यों को भी बांध कर रख सकती है। इस नाते नारी में वह क्षमता है कि वह व्यक्ति और परिवार के बीच की कड़ी बन सके, परिवार संस्था को संगठित बनाए रखने वाली सूत्र संचालिका का श्रेय पा सके। आज नारी बुरी तरह टूट गई है और उसके फलस्वरूप परिवार संस्था भी टूट रही है। फिर यह कैसे संभव हो सकता है कि उसके आश्रय में रहने वाले स्वर्गीय सुख शांति का रस चख सके? जब सांचा ही बिगड़ गया है तो उसमें ढल कर निकलने वाले देव मानवों का दर्शन कैसे हो? हमारे हर परिवार को सज्जनता, सद्भावना और सत्प्रवृत्तियों का अभ्यास कराने वाली एक प्रयोगशाला के रूप में तैयार होना चाहिए। घर का वातावरण ऐसा बनना चाहिए जिसमें रहकर हर व्यक्ति क्रमशः अधिक अच्छे संस्कारों वाला बनता चला जाए। संपन्नता के बिना काम चल सकता है, पर सज्जनता के बिना तो केवल दुर्गति ही हाथ रह जाती है। बहुत कीमती कपड़े और जेवर भले ही न हो, कीमती भोजन भले न मिले, लेकिन परिवार में ईमानदारी, उदारता जैसे आवश्यक सद्गुणों की संपत्ति अधिक से अधिक मात्रा में बढ़ाते रहने का अवसर तो मिलना ही चाहिए। इतना बन पड़े तो समझना चाहिए कि परिवार को सच्चे अर्थों में सुसंगठित बना लिया गया। मनुष्य के लिए मनुष्यता ही सबसे बड़ी संपत्ति है। धन दौलत तो खेतों और कारखानों से कमाई जा सकती है, लेकिन मनुष्य की सच्ची दौलत, सच्चा धन, सद्गुणों की विभूतियां कमाने का सबसे अच्छा स्थान श्रेष्ठ वातावरण वाला परिवार ही हो सकता है। मनुष्य का विकास इन्हीं गुणों के आधार पर होता है। मनुष्य का दृष्टिकोण विशाल होना चाहिए। जो अपने हीन स्वार्थों में ही फंसा रहता है वह छोटा निकृष्ट व्यक्ति कहलाता है। जिसने अपने अपनत्व के क्षेत्र को जितना बढ़ा लिया है, दूसरे के दुखों को बांट लेने तथा अपने सुखों को बांट देने की प्रबल इच्छा जिसके अंदर उमड़ती रहती है, वह महान, आत्मवान, दिव्य संपदाओं का धनी व्यक्ति कहलाता है। अपने अंदर ये विशेषताएं पैदा करने की, बढ़ाने की साधना परिवार में रहकर बड़ी आसानी से की जा सकती है। परिवार जितना बड़ा हो, साधना उतनी ही अच्छे स्तर की हो सकती है। उसमें हर व्यक्ति को अपनी व्यक्तिगत सुख सुविधा और अधिकार की उपेक्षा करके परिवार के सभी सदस्यों को एक दूसरे का सहयोग करना पड़ता है। उदार सहयोग का व्यावहारिक अभ्यास कुटुंब की पाठशाला में पढ़ना पड़ता है। सादगी, श्रमशीलता, व्यवस्था, सहानुभूति, मधुरता, स्वच्छता, सेवा, शिष्टता जैसे अनेकों सद्गुण सुव्यवस्थित परिवार के सदस्यों के स्वभाव में सहज ही सम्मिलित किए जा सकते हैं। छोटों को जो कुछ सिखाना है, जैसा बनाना है, वह बड़ों को उपदेश द्वारा नहीं, स्वयं उस तरह का आचरण करके सिखाना पड़ता है। जहां इन सब बातों का ध्यान रखा जाता होगा, वहां परिवार का हर सदस्य आत्मनियंत्रण, कर्तव्य पालन और व्यक्तित्व को परिष्कृत करने की दिशा में ही बढ़ता दिखेगा। यही वे सद्गुण हैं जिनके आधार पर मनुष्य अपने इच्छित लक्ष्य की ओर आगे बढ़े हैं और सफलता के उच्च शिखर पर पहुंचे हैं। यह सफलता किसी के व्यापार में अधिक से अधिक धन कमा लेने और किसी ऊंचे पद पर पहुंच जाने से बढ़कर है कि कुटुंब के सदस्य प्रामाणिक एवं सम्माननीय समझे जाएं। संयुक्त परिवार से उसके हर सदस्य का हर दृष्टि से लाभ ही लाभ है। शरीर एक परिवार है। सब अंग, सभी हिस्से मिलजुल कर रहते हैं तो सारा शरीर स्वस्थ और उपयोगी रहता है। अलग कटकर रहने में जो अंग अपना लाभ सोचेगा वह नुकसान ही उठाएगा। यह तथ्य स्पष्ट है। पर यह भी सत्य है कि समझदारी तो तभी है जब उसके पीछे
आस्तिकता, उदारता और कर्तव्य पालन में संतोष करने जैसे उत्कृष्ट भावनात्मक तत्व काम कर रहे हों। यह गुण उसी में हो सकते हैं जिसका जन्म संस्कारवान परिवार में हुआ हो। परिवार का सूत्र संचालन विशेष रूप से नारी के साथ में रहता है। सारे दिन मिनट मिनट पर उठने वाली समस्याएं उसी को हल करनी पड़ती हैं। यदि वह सुसंस्कृत है, घर में देव मंदिर जैसी मन को लुभा लेने वाली स्थिति तो बनी रहेगी, साथ ही परिवार के हर सदस्य के हृदय में उल्लास भी भरा रहेगा। परिवार एक प्रयोगशाला है। उसमें रहने वाले सभी सदस्य अपने गुण, कर्म तथा स्वभाव को बढ़िया से बढ़िया बनाने का प्रयोग और प्रयत्न करते हैं। अकेला मनुष्य अधिक स्वार्थी और अधिक उच्छृंखल हो सकता है, पर जिन्हें मिलजुल कर साथ रहना और एक दूसरे की सुख सुविधा का, कठिनाई एवं आवश्यकता का ध्यान रखना है, उन्हें स्वभावतः अपने ऊपर अधिक अंकुश रखना पड़ता है। संयमशीलता का, अनुशासन का पाठ पढ़ना पड़ता है। परिवार की प्रयोगशाला में ऐसा वातावरण बनना चाहिए जिसमें उसके सदस्यों को जीवन विकास का पूरा पूरा मौका मिले। उसमें सिर्फ भौतिक ही नहीं, आत्मिक विकास का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। यह प्रयास नर नारी द्वारा मिले जुले रूप से करने पर ही सफल हो सकता है। पुरुष की भूमिका उसमें नारी के मुकाबले कम ही है, अतः अकेला तो वह उसे पूरा कर ही नहीं सकता। यहाँ यह बात समझ ली जाए कि कहीं भी एक साथ रहने वाले मनुष्यों के झुंड को परिवार नहीं कहा जा सकता। जैसे किसी मजबूरी के कारण भेड़ें एक बाड़े में बंद रहती हैं, उसी तरह कुछ मनुष्य किसी घर में एक दूसरे से उदासीन, बेरुखे से होकर बने रहें तो उसे परिवार कह भले ही लें, लेकिन है वह सिर्फ प्राणहीन ढांचा। परिवार का प्राण तो पारिवारिक भावना है। उसमें हर सदस्य एक दूसरे के प्रति स्नेह और कृतज्ञता के भाव रखता है, उदारता और सहयोग का व्यवहार करता है, संयुक्त परिवार के एक अंग के रूप में अपनी जिम्मेदारी समझता है और अपने कर्तव्यों को पूरा करता है। ऐसा परिवार एक छोटे लेकिन व्यवस्थित राष्ट्र की तरह शानदार होता है। उसका हर सदस्य उस व्यवस्था का लाभ उठाता रहता है। ऐसे परिवारों के गठन में सबसे बड़ी रुकावट नारी का पिछड़ापन है। लंबे समय तक प्रतिबंधों की जकड़ के कारण नारी शरीर से कमजोर हो गई है और मानसिक तथा आत्मिक स्तर पर तो जैसे कुचल कर ही रख दी गई है। इसका फल यह हुआ है कि वह बहुत छोटे दायरे में सोच पाती है, इसलिए उसे अपने परिवार के सदस्य ही पराये जैसे लगते हैं। उनके साथ वह तुनक मिजाज ही बनी रहती है, सहयोग न ले पाती है और न दे पाती है। इसलिए छोटी सी बातों पर कलह मचता रहता है। यह कहावत बन गई है कि नारी के ओछेपन से बने घर भी बिगड़ जाते हैं। लेकिन यह बात ध्यान में रखी जाए कि नारी स्वभाव से ऐसी नहीं है। यह तो उसके ऊपर थोपे गए पिछड़ेपन का अभिशाप है। इस दुखदायी स्थिति का एक विचित्र पक्ष यह भी है कि महिलाओं में एक दूसरे के प्रति सद्भावना और उदारता का बड़ा अभाव पाया जाता है। वैसे देखा यह जाता है कि जिस वर्ग को सताया गया हो, उसके सदस्य एक दूसरे से मिलजुल कर रहते हैं। शोषक, सताने वाले ही अपने अहंकार के कारण एक दूसरे से लड़ते और एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते देखे जाते हैं। नारी के लिए उचित यही था कि वह अपने वर्ग के लिए अधिक नहीं तो उचित संवेदना और सहानुभूति तो रखती ही, एक दूसरे का दुख समझती और एक दूसरे के अधिकारों की रक्षा करती। लेकिन स्थिति एकदम उल्टी है। बेटे की तुलना में बेटी के साथ दुर्व्यवहार पिता की अपेक्षा माँ ही अधिक करती है। दहेज या रंग रूप का बहाना बनाकर घर के पुरुष भले ही बहू को अपमानित करते हों, लेकिन सास को तो उसका दर्द समझना ही चाहिए। भाभी की स्थिति में अपने आप को रखकर ननद तो उसके दुख का अंदाज लगा सकती है। कुछ ही दिन पहले उसी घर में बहू बनकर आई जेठानी भी अपनी स्थिति भूलकर अपनी बेबस बहन के प्रति कैसे हृदयहीन बन पाती है।
एक नारी दूसरी नारी के दुख दर्द को कम करने की जगह उल्टे उसे बढ़ाने में ही अपना सहयोग क्यों देने लगती है? यह आश्चर्य और दुख की बात तो है, लेकिन स्थिति को देखकर चुप ही रह जाना पड़ता है। अविकसित मस्तिष्क भला बुरा सोच ही नहीं पाता, फिर उससे भले की आशा कैसे की जाए? कैकेयी और मंथरा ने तो अपनी समझ में उस समय बहुत अच्छा ही कार्य किया था, लेकिन वह अनिष्टकारी सिद्ध हुआ। आज की पिछड़ी हुई नारी के अज्ञान का दंड भी यदि परिवार और समाज को भुगतना पड़ रहा है तो क्या आश्चर्य। इसलिए यदि हमें अपने देश और समाज की स्थिति अच्छी रखनी हो तो उसके लिए नारी का स्तर ऊंचा उठाए बिना और कोई रास्ता नहीं। कल कारखाने हमारी भौतिक संपत्ति बढ़ा सकते हैं, पर आत्मिक संपदा तो श्रेष्ठ व्यक्तियों से ही बढ़ सकती है। जब तक तेजस्वी व्यक्तियों की संख्या काफी न होगी, तब तक सच्चे अर्थों में हम प्रगतिशील नहीं बन सकते और न ही अपनी श्रेष्ठता ही सिद्ध कर सकते हैं। मात्र धन पर आधारित शिक्षा के सहारे बड़प्पन का जो दान दिया जाता है, वह सर्वदा खोखला है। यदि मनुष्य के अंतःकरण में मनुष्यता नहीं है, तो बढ़ी हुई संपन्नता बहुत करके मनुष्य को पतन के मार्ग पर ही धकेलती है और दुख दर्द पैदा करने वाली बुरी आदतों का शिकार बनाती है। नारी उत्थान के बिना गुजारा नहीं। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। प्रगति के लिए लोग धन वैभव को मुख्य आधार मान लेते हैं। यह गलती है। धन संपत्ति प्रगति के कारण भी बन सकते हैं और दुर्गति के भी। हाथी ढेरों काम भी कर सकता है और भयानक बर्बादी भी। धन वैभव अगर श्रेष्ठ आदर्शों से जुड़कर रहे तो कल्याण कर सकता है, नहीं तो उल्टी विपत्ति खड़ी कर सकता है। धन वैभव तो मनुष्य की प्रतिभा की देन है। प्रतिभा जड़ है तो धन वैभव टहनियां और पत्ते, प्रतिभाएं ही इन सबको बनाने वाली हैं। यह ध्यान रहे कि प्रतिभाएं हाड़ मांस या तंतुओं और कोशों से नहीं, गुण कर्म स्वभाव से पैदा होती हैं। इसके लिए बहुत लंबे समय तक संस्कार देने पड़ते हैं। लंबे समय तक लगातार श्रेष्ठ संस्कार दे सकना नारी के लिए ही संभव है। बच्चों पर तो माता के शरीर और मन की स्थिति का सीधा असर पड़ता ही है, लेकिन परिवार के दूसरे सदस्य भी उससे कम प्रभावित नहीं होते। उन्हें भी उत्थान या पतन की दिशा में प्रेरणा बहुत अंशों में नारी से ही मिलती है। नारी के पुनरुत्थान के लिए विशेष ध्यान देना हमारे लिए दो दृष्टियों से उचित और आवश्यक है। एक तो नारी के साथ अब तक जो अनीति बरती गई है उसका प्रायश्चित किया जाना चाहिए। दूसरे, उसके माध्यम से हम सारी मानव जाति की उन्नति के नए रास्ते खोल सकते हैं। नारी के विकास से सबका हित जुड़ा है। औसत आदमी नौकरी और काम धंधे के सिलसिले में लगभग 10 घंटे बाहर रहता है, बाकी 14 घंटे घर में ही बिताता है। यदि उसके इस समय का अच्छा उपयोग हो, उसे उचित मात्रा में आराम, मनोरंजन, स्नेह, सहयोग और उल्लास मिले, तो वह अधिक स्वस्थ, अधिक प्रसन्न, अधिक शक्तिशाली और अधिक क्रियाशील हो सकता है। इसकी जगह अगर मनमुटाव, असंतोष, फूहड़पन, द्वेष, ईर्ष्या के वातावरण में रहना पड़े, तो उसे साक्षात नरक के दर्शन होते रहेंगे। इस नरक की आग में जिंदगी का अधिकांश रस तो समाप्त ही हो जाता है। इसलिए व्यक्ति और परिवार के हित की दृष्टि से भी नारी का विकास जरूरी है। नारी का अर्थ है संसार की आधी जनसंख्या। नारी के पिछड़ेपन की समस्या अपने देश की ही नहीं, समस्त विश्व की, समूची जाति की समस्या है। उसे सुलझाने के लिए इतना बड़ा आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा जिसका विस्तार और स्वरूप आज तो कल्पना में भी नहीं आता। यह जरूरी नहीं कि हर आंदोलन का स्वरूप विरोध, प्रदर्शन, विद्रोह या उत्तेजना भरा ही हो। रेड क्रॉस, किंडरगार्टन, स्काउट, श्रमदान, भूदान, हरित क्रांति,
साक्षरता आंदोलन, वृक्षारोपण, सहकारिता, स्वच्छता अभियान, बचत योजना, परिवार नियोजन आदि अनेक अभियान ऐसे हैं जिनमें घृणा, आक्रोश आदि उत्पन्न नहीं करने पड़ती, बल्कि करुणा और सहृदयता ही उभरती है। साथ ही चिंतनात्मक कार्यों में अनेकों को संलग्न रहना पड़ता है। अपनी युग निर्माण योजना पिछले कई दशक से इसी आधार पर चल रही है। लोकमानस के परिष्कार तथा रचनात्मक प्रवृत्तियों में उत्साह जगाया गया है। इस दिशा में लाखों व्यक्ति जुटाए गए हैं। महिला जागरण अभियान इन सभी सृजनात्मक आंदोलनों से अधिक बड़ा है। संसार की आधी जनता को पिछड़ेपन के गड्ढे से निकालकर उन्नति के उच्च शिखर पर पहुंचाने का कार्य जितना महान है, उसी हिसाब से इसमें जागृत आत्मा के ठोस सहयोग और बड़ी मात्रा में साधनों की आवश्यकता पड़ेगी। इन्हें जुटाने में सबसे पहला योगदान हमारा ही होना चाहिए। इस महायज्ञ में पहली आहुति हमारी ओर से ही पड़नी चाहिए। लोहे और सोने की दोनों ही जंजीरों से नारी को मुक्ति मिलनी चाहिए। उसे ईश्वर से प्रदत्त अपनी विशेषताओं को विकसित कर सकने का अवसर मिलना चाहिए, जिससे वह सच्चे अर्थों में देवी बन सके और अपने कार्यक्षेत्र को देवत्व के वरदानों से भर दे। यह कार्य जादू की छड़ी घुमाने से नहीं होगा। इसके लिए भारी प्रयत्न करने होंगे। कितनी ही प्रतिभाओं को अपने आप को होम देने का साहस करना होगा। अब तक नारी समस्या को हल्की फुल्की माना जाता रहा है और ऐसे ही पुस्तकों तक ही सुधार कार्य सीमित रहता आया है। अब समय ने ठोस कार्य करने का आह्वान किया है। युग की चुनौती स्वीकार करने के लिए हम में से बहुतों को साहस पूर्वक आगे आना चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि कुछ लोग अपने आप को पूरी तरह उसी में खपा दें, उसी के लिए सोचें और उसी के लिए करें। यह एकाग्रता चमत्कारी परिणाम उत्पन्न कर सकती है। पिछले दिनों कुछ ऐसे महामानव हुए हैं जिन्होंने अपना जीवन नारी उत्कर्ष के लिए ही लगा दिया। महर्षि कर्वे का नाम इस क्षेत्र में बड़े ही सम्मान के साथ लिया जाता रहेगा। उन्होंने इसी एक समस्या पर सोचा और एक निष्ठ भाव से उसी के समाधान में लगे रहे। राजा राममोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, हीरालाल शास्त्री जैसी आत्माओं के प्रति अपनी पीढ़ी सदा कृतज्ञ रहेगी, जिन्होंने नारी जागरण को अपने युग की सबसे बड़ी समस्या माना और उसी के हल करने में सारी शक्ति लगा दी। महिलाओं में अम्बपाली, संघमित्रा, मीरा तथा रानी लक्ष्मीबाई जैसी कितनी ही आत्माएं नारी जागरण का काम करती रही हैं। कन्या गुरुकुल सासनी की संस्थापिका लक्ष्मीबाई ने जंगल में लकड़ियां अपने हाथों काट काट कर उस संस्था को बनाया। उन्होंने लगातार श्रम और लगन के द्वारा उसे अपने क्षेत्र की अद्वितीय संस्था के रूप में खड़ा कर दिखाया। आज नारी को विपन्न स्थिति से निकाला जाना एक आवश्यक और न्यायोचित मांग है, जिसे अविलंब पूरा किया जाना चाहिए। सर्वांगीण प्रगति हम चाहते हैं तो नारी जागरण की प्रबल योजनाओं के साथ एकजुट होकर आगे बढ़ना चाहिए।